चंद्रगढ़ का पुराना किला खौफनाक सन्नाटे में लिपटा हुआ था। अमावस की रात थी और हवाओं में एक अजीब सी सहरन दौड़ रही थी। महल के गलियारों में सन्नाटे को चीरती हुई सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, महारानी कलावती की भारी और तेज सांसें। वो किसी सामान्य इंसान की तरह नहीं, बल्कि किसी भूखी शेरनी की तरह महल में घूम रही थी। कलावती राजा शमशेर सिंह की पत्नी थी। शमशेर सिंह एक अय्याश राजा थे, जिन्हें अपनी सुंदर रानी से ज्यादा मदिरा और नए नए आकर्षण पसंद थे। रानी कलावती निसंतान थी, इसलिए राजा ने कुछ वर्ष पहले रानी अवंतिका से विवाह किया था। अवंतिका ने एक पुत्र राजकुमार वीर को जन्म दिया और दुनिया से चल बसी। कलावती ने दुनिया को दिखाने के लिए वीर को अपनाया तो था, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक नफरत की आग में जल रही थी। हाल ही में राजा शमशेर सिंह एक बंजारे कबीले की बेहद खूबसूरत युवती मीरा को महल ले आए थे। मीरा के यौवन ने राजा को अंधा कर दिया था। ये बात कलावती के अहंकारी दिल पर खंजर की तरह चुभी। उसे डर था कि मीरा जल्द ही महारानी का दर्जा छीन लेगी। इस मुसीबत को जड़ से मिटाने के लिए कलावती ने महल के पीछे के जंगलों में रहने वाली एक बूढ़ी डायन कपालिनी से संपर्क किया। कपालिनी ने कलावती की हथेली देखी और एक भयानक सौदा रखा। तू चाहती है वो पूरा होगा रानी, लेकिन तुम्हें तुम्हारे पति के वारिस राजकुमार वीर की बलि देनी होगी। कलावती का दिल पत्थर का हो चुका था। उसने अपनी सत्ता बचाने के लिए उस मासूम बच्चे की बलि देने का निर्णय ले लिया। अगली रात जब पूरा महल सो रहा था, कलावती राजकुमार वीर को गोद में उठाकर महल की पुरानी और वीरान काली बावड़ी पर ले गई। कपालिनी वहां पहले से मौजूद थी। भयानक मंत्रों के बीच कलावती ने रोते हुए बच्चे को बावड़ी के गहरे काले पानी में फेंक दिया। पानी में एक जोरदार छपाक हुई और फिर सब शांत हो गया। बलि पूरी हो चुकी थी। कपालिनी ने कलावती को चेतावनी दी, याद रखना रानी, ये बावड़ी अब प्यासी है। ये अब सिर्फ मीरा पर नहीं रुकेगी, इसे संभालना अब तुम्हारा काम है। योजना के अनुसार अगले दिन शाम को जब मीरा उस शाही बावड़ी में स्नान के लिए उतरी, तो पानी का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। मीरा को लगा जैसे पानी के नीचे से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। मीरा चिल्लाई और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उस अदृश्य शक्ति ने उसे पानी के अंदर खींच लिया। मीरा का शरीर तो गायब हो गया, लेकिन उसकी रूह उसी बावड़ी में कैद हो गई। राजा शमशेर सिंह मीरा के गायब होने से दुखी थे, लेकिन कलावती अपनी जीत पर बहुत खुश थी। कहानी में मोड़ तब आया जब उस रात कलावती आईने के सामने अपने बाल संवार रही थी। अचानक उसे आईने में अपने पीछे एक परछाई दिखी। कलावती पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और राजा शमशेर सिंह अंदर आए। वे कलावती के पास सांत्वना पाने आए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कलावती के कंधे पर हाथ रखा, कलावती का शरीर ऐंठने लगा। जब कलावती ने अपना चेहरा राजा की तरफ घुमाया, तो राजा की रूह कांप गई। कलावती की आंखों की पुतलियां गायब थीं, सिर्फ सफेद हिस्सा दिख रहा था। वो कलावती नहीं थी, वो बावड़ी की वही जल पिशाचिनी थी जिसने अब रानी के शरीर पर कब्जा कर लिया था। तुम्हें मीरा चाहिए थी ना शमशेर? आओ मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ। राजा अपनी तलवार निकालने की कोशिश करते, उससे पहले ही कलावती ने एक झटके में उनकी गर्दन दबोच ली। वो राजा को घसीटते हुए उसी काली बावड़ी की ओर ले गई। राजा गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उस पिशाचिनी पर कोई असर नहीं हुआ। बावड़ी पर पहुंचकर कलावती राजा को पकड़कर पानी में कूद गई। अगली सुबह सैनिकों को बावड़ी में राजा और रानी की लाशें मिली और पानी की सतह पर राजकुमार वीर का एक छोटा सा खिलौना तैर रहा था, जो ये बता रहा था कि पाप का घड़ा भर चुका था। कहते हैं आज भी अमावस की रात उस बावड़ी से 3 अलग अलग आवाजें आती हैं, एक बच्चे के रोने की, एक औरत के हंसने की और एक राजा के चीखने की।